and welcome back to Power Within Psychology. जैसा आप सभी जानते हैं, we have started a new series on our YouTube channel जिसमें हम CUET UG के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. So if you are a CUET UG aspirant, then stay tuned. आज के हमारा सेशन का टॉपिक है Best way to analyze your mock test performance. But before we begin with the section, I would like to introduce you all to myself and Power Within. So myself, Alankrita Kaushal, I joined Power Within when I was preparing for my CUET PG exam, and with Power Within's help, I was able to score 290 marks and get admission into Delhi University North Campus. So this is the list of all the toppers from past 4 years. अगर आप इनकी स्टोरी या इनकी जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, then check out Toppers Talk series on our YouTube channel. Now, since this video is specifically for CUET UG, I would like to introduce you all to our RM batch. Our RM batch is specifically for all those who are targeting CUET UG and wish to pursue psychology in their bachelors. RM batch में आपको live classes मिलेंगी, इसके साथ ही साथ recorded lectures भी मिलेंगे, digital study material in terms of PPTs, mock test series जिससे आप ढेर सारे questions practice कर सकते हैं, personalized doubt classes. अगर आपको कुछ भी doubt हो, you can always reach out to us. Rare collection of previous year papers and complete interview and round 2 preparation. तो अगर आप भी अपना CUET UG क्रैक करना चाहते हैं, then do contact us on the number given below for additional information. Let's start our session. आज के हमारे सेशन का टॉपिक है बेस्ट वे टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट क्या होते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एनालाइज देम, और व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज मॉक टेस्ट. इससे पहले हम CUET UG के बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं. CUET UG is your common university entrance test. This was introduced in the year 2022. अब CUET UG कौन कंडक्ट करवाता है? It is conducted by NTA, which is your national testing agency. NTA is always on the news for all the wrong reasons. Now CUET UG is conducted once a year. ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इससे आप वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. नाउ CUET UG वो सारे कैंडिडेट्स दे सकते हैं who have passed their class 12 with a minimum score of 50% for general category students and 45% for SC, ST, OBC and PWD. Right? Now CUET देने के लिए as such कोई एज लिमिट नहीं है, बट अगर आपको यूनिवर्सिटी या कोई पोस्ट टारगेट कर रहे हैं, then check their specific age criteria as this may vary. Now, अब CUET UG का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? Now specifically for psychology, ये 3 सेक्शंस में होता है. फर्स्ट इज लैंग्वेज, जिसमें आपका इंग्लिश हिंदी आ जाता है. सेकंड इज 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, वन बीइंग साइकोलॉजी. थर्ड इज जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका लॉजिक, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि मॉक टेस्ट क्या होता है. नहीं होता तो नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. सो मॉक टेस्ट इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके एग्जाम कंडीशंस को मिमिक करते हुए बनाए जाते हैं टू हेल्प विद योर प्रिपरेशन. नाउ मॉक टेस्ट हेल्प यू बिकम फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इट हेल्प्स यू विद टाइम मैनेजमेंट. मॉक टेस्ट देके यू गेट टू नो कि आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है. इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. मॉक टेस्ट से यू गेट टू नो कि आपके किस एरिया में ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन है एंड विच एरिया नीड्स मोर वर्क. राइट? इट ऑल्सो हेल्प यू विद स्ट्रैटेजी बिल्डिंग. हम सभी की किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की डिफरेंट अप्रोचेस होती है. राइट? सो व्हेन यू गिव मॉक टेस्ट यू गेट टू नो कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. So I'm sure mock test तो सभी students practice करते हैं, but majority of the students don't know the best way to utilize mock test. Right? Utilize से मेरा मतलब है majority of the students mock test देते हैं, they see their marks and then they move on. Right? बहुत ही कम ऐसे students होते हैं जो mock test पे वापस जाते हैं, देखते हैं कि उनकी गलतियां हो रही है तो कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है, और वो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये गलतियां फ्यूचर में ना हो. इसी कारण की वजह से स्टूडेंट्स बार बार मॉक टेस्ट देते रहते हैं, बट दे डोंट सी एनी रियल इम्प्रूवमेंट. राइट? सो मार्क्स शो यू वेयर यू स्टैंड, analysis show you how to move forward. So with that thought in mind, let's discuss
5 simple ways to analyze mock test effectively. ठीक है, सो मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट फॉर योर ईज एंड क्लैरिटी आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 स्टेप्स. फर्स्ट इज चेक सेक्शन वाइज मिस्टेक्स. इसमें आ जाता है कि आपके किस सेक्शन में गलतियां हो रही है, क्या आपके लैंग्वेज में गलतियां हो रही है, डोमेन सब्जेक्ट्स में गलतियां हो रही है, या जनरल एप्टीट्यूड में गलतियां हो रही है. सो फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी सबसे ज्यादा गलतियां साइकोलॉजी डोमेन में हो रही है. सो आफ्टर यू आइडेंटिफाई दैट यू एनालाइज टॉपिक वाइज मिस्टेक्स. मतलब साइकोलॉजी में भी किस पर्टिकुलर टॉपिक में गलतियां हो रही है. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपकी 5 गलतियां हो रही है, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में आपकी 3 गलतियां हो रही है, राइट. सो वंस यू एनालाइज दीज टॉपिक्स, उसके बाद यू कैटेगराइज योर मिस्टेक्स. कैटेगराइज योर मिस्टेक्स इन द सेंस कि आपकी मिस्टेक्स हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है. इज इट बिकॉज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है? इज इट बिकॉज आप केयरलेस होके सिली मिस्टेक्स कर रहे हो? इज इट बिकॉज आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है टू आंसर क्वेश्चंस? इज इट बिकॉज आपको थ्योरी तो आती है बट आपको क्वेश्चन में वो कैसे अप्लाई करनी है वो समझ नहीं आ रहा? या इज इट बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग, या आपको एग्जाम एंजाइटी महसूस हो रही है? सो फॉर एग्जाम्पल आपके 8 क्वेश्चन गलत हो, ठीक है. 3 इज बिकॉज आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है. 2 इज बिकॉज आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं. 2 इज बिकॉज आपको थ्योरी तो आती है बट आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया कि इसको कैसे अप्लाई करूं क्वेश्चन में, राइट. 1 इज बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं था उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने. सो आफ्टर यू आइडेंटिफाई दीज मिस्टेक्स यू अप्लाई इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज. ये इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज हम नेक्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे. तो आफ्टर यू अप्लाई दोस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आप वापस से मॉक टेस्ट दो. सेम मॉक टेस्ट दो या डिफरेंट मॉक टेस्ट दो, उसके बाद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस मोस्ट कॉमन एरर्स और इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज योर कंसेप्चुअल गैप्स. कंसेप्चुअल गैप्स इज कि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, आपको वो टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है. इसके लिए यू जस्ट गो बैक टू योर नोट्स. आप अपने नोट्स को रिव्यू करो, बुक्स को रिव्यू करो एंड देन यू रीअटेम्प्ट. नेक्स्ट इज केयरलेसनेस या ओवर कॉन्फिडेंस. मतलब आपको सब आता है, क्वेश्चन आता है, थ्योरी आती है, सब आती है, बट गलती कहाँ हो रही है? आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो. आपको क्वेश्चन में लिखा है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. नॉट तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर गलत होगा, राइट. एप्लीकेशन एरर्स. एप्लीकेशन एरर्स में आ जाते हैं कि आपको थ्योरी क्लियर है बट आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करनी है वो समझ में नहीं आ रहा. ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्वेश्चन, कि आपको डिसऑर्डर्स के सारे सिम्टम्स पता है बट क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी के फॉर्मेट में, राइट. तो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो. सो फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट, जिससे आपको क्लैरिटी मिले. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इशू. अब आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है टू अटेम्प्ट क्वेश्चन. सो फॉर दिस लेट्स अज्यूम आपके 50 क्वेश्चन है और 50 ही मिनट है आपको आंसर करने के लिए, राइट. सो यू हैव 1 मिनट ईच. आप 1 मिनट लो, 40 सेकेंड्स लो, 50 सेकेंड्स लो, दैट्स अप टू यू, बट डिवाइड द टाइम इक्वली अमंग क्वेश्चंस, राइट. दिस ओवरथिंकिंग या एग्जाम एंजाइटी, ये सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज कर बैठते हैं. So if I share my personal experience, so on the day of my CUT PG exam, मैं एग्जाम सेंटर थोड़ा लेट पहुंची थी. मैं अंदर गई, आई कंप्लीटेड ऑल माय फॉर्मेलिटीज. जैसे ही मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी, आई फ्रोज. आई गॉट सो नर्वस. मैं फिर वॉशरूम गई, मुंह पे पानी फेंका, थोड़ा पानी पिया, आई काम माई सेल्फ डाउन. उसके बाद मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन काम इवन व्हाइल प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, बिकॉज इफ वी गेट टू मच इन आवर हेड्स तो हम आता जाता भी सब गलत कर देते हैं. सो आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर. जस्ट टू सम इट अप, लेट्स सी. सबसे पहले आप अपनी सेक्शन वाइज मिस्टेक्स ढूंढो, उसके बाद टॉपिक वाइज मिस्टेक्स, देन अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज करो, फिर स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज लगाओ, उसके बाद रीअटेम्प्ट मॉक टेस्ट, राइट. नाउ एज आई सेड बिफोर, थ्योरी तो हम सबको क्लियर हो जाती है, बट trick lies in how to answer questions, right? So let's discuss 6 simple ways to attempt MCQs effectively. First is read the question carefully. I cannot stress how important this is.
कई बार हम अपनी टॉप डाउन प्रोसेसिंग यूज करती है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातें मिस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में नॉट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, ये सब चीजें हम मिस कर देते हैं एंड वी लूज मार्क्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो एंड ट्राई टू सी कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है उस क्वेश्चन के जरिए, एंड देन अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रिलाई ऑन रिकॉल रादर देन रिकॉग्निशन। इसका मतलब है आप एक क्वेश्चन पढ़ो, आप उसका आंसर पहले अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSM, अपने दिमाग में सोच लो, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। उसके बाद ऑप्शंस में देखो किस ऑप्शन में ये दे रखा है एंड देन चूज दैट। इससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, सो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट इज यूज एलिमिनेशन मेथड। कई क्वेश्चंस में इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज रिकॉल, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट। सो इन सच क्वेश्चंस यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन 100% उसका आंसर है ही नहीं। सो A and D डेफिनेटली आंसर नहीं है, so choose your answer B और C में से, right? Next is manage time. Another important point, अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करो बिटवीन ईच क्वेश्चन, राइट। तो अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो ड्यूरिंग माय CUT PG एग्जाम मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझको लास्ट के क्वेश्चंस में सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है या लग रहा है कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, स्किप दैट, रिटर्न टू इट आफ्टर यू आर डन विद द रेस्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद रीजन आउट इनकरेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब आप सही क्वेश्चन आंसर तो मार्क करो ही, बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि बाकी ऑप्शन गलत है तो वो गलत क्यों है। इससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ती है, ओके। So now let's try to answer some questions using the strategies that we have discussed. So first question is, what is the full form of PTSD? Examiner पूछ रहा है कि PTSD की full form क्या होती है। PTSD is post traumatic stress disorder. अब इसमें क्या है आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। So this is our answer. Is it pre-traumatic stress disorder? No. Is it post-traumatic situational disorder? No. Is it pre-traumatic situational disorder? No. So ऐसे क्वेश्चंस में रिकॉल का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, the client-centered therapy developed by Carl Rogers is based on which approach? Is it based on psychodynamic approach? No, because this was given by Freud and it focuses on the unconscious. Is it based on cognitive approach? Again, no, because this focuses on irrational thoughts. Is it based on behavioral approach? Again, no, because behavioral approach focuses on conditioning and reinforcement. Is it based on humanistic approach? Yes. The client-centered therapy developed by Carl Rogers is based on humanistic approach. इसके 3 key elements है, which is unconditional positive regard, empathy, and congruence, right? Next question. Pari, who is 8 years old now, continues to cling to her parents and refuses to go to school without them. She screams, throws tantrums, and feels fearful when she is left alone in a room by herself. These are characteristic features of which disorder? Is it panic disorder? No, because panic disorder is characterized by recurrent panic attacks. यहाँ पे panic attack जैसा तो कुछ mention ही नहीं है. Is it phobia? Again, no, because phobia is based on fear of specific object or situation. यहाँ पे परी किसी specific object या situation से तो नहीं डर रही. Is it generalized anxiety disorder? Again, no, because generalized anxiety disorder is characterized by uncontrollable and persistent worry. यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा. So our answer is separation anxiety disorder, because परी अपने attachment figures, which are her parents, उनसे दूर होने से डर रही. And next question is match the following. इसमें है task oriented strategy, emotion oriented strategy, avoidance oriented strategy and coping. ये जो सारी strategies हैं ये coping के ही types हैं. Now what is coping? Coping is how we deal with stressful situations, right? So
Dynamic situation specific reaction to stress. This is coping. So task oriented strategy is जब हम अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करते हैं. तो इसमें से क्या हो सकता है? Is it talking to friends or watching TV? No. Is it worry about what I'm going to do? No. Maintaining a time schedule, right? Emotion oriented strategy is जब हम अपनी प्रॉब्लम पे नहीं अपने इमोशंस पे फोकस करते हैं. So this is worry about what I'm going to do, as this deals with our emotional reactions. Avoidance oriented strategy is जब हम अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं. This is talking to friends or watching TV. So our answer is third. अब मैच द फॉलोइंग को अटेम्प्ट करने का एक और तरीका है. आप एक सेट ढूंढ लो जो आपको 100% पता है कि सही है. अब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी का मेंटेनिंग अ टाइम शेड्यूल ही है. अब यहाँ पे देखो ए का 2 एक ही ऑप्शन में. सो आवर आंसर इज दिस. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Tinku has been undergoing rational emotive therapy. Identify the correct sequence of the therapeutic process. Rational emotive therapy is given by Ellis. इसमें आ जाता है हमारा ABCD मॉडल. राइट. A is activating event. कोई भी इवेंट जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल फेलिंग एन एग्जाम. राइट. B is कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे इम्पैक्ट होता है इस इवेंट से. For example, you believe that after failing an exam, you're a failure. Consequences, कि उस event से आपको क्या consequences हो रहे हैं. For example, after failing an exam, you might feel depressed, worthless, right? Disputation is when your therapist disputes those irrational beliefs with rational ones. For example, your therapist might say कि failing one exam does not mean that you're a failure. You can improve with practice, right? So effect is कि आपके irrational beliefs rational में finally convert हो. So now let's try to answer this question. Antecedent events मतलब past events या activating events which cause psychological distress. इसमें आप सी एक ही ऑप्शन में है पहले में. So your answer is option number B. अब let's cross check it once. The client's irrational beliefs which are distorting present reality are identified. अब beliefs ही statement में है. So this is your second. Next. Negative emotions and behaviors as consequences of the antecedent event are identified and noted. अब इसमें भी consequences mention है. This is your third. Now, the irrational beliefs are refuted by the therapist through non-directive questioning. Refuted और disputation का एक ही मतलब है. So this is next. Last is eventually the client is able to replace the irrational beliefs with rational ones. This is your last. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. Now with this we are at the end of our session. I hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can scan this QR to join our WhatsApp and Telegram channel for daily updates. You can also follow us on Instagram and Facebook. Thank you for watching this video. Have a nice day.